Good morning, student. Welcome to ABN Online Classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss accounting chapter first में accounting words. हम accounting words डिस्कशन कर रहे थे. लगभग हमने 20 accounting words डिस्कस कर लिए हैं हम. नेक्स्ट अकाउंटिंग वर्ड्स आज हम देखते हैं और कौन कौन से डिस्कस कर सकते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग वर्ड होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे हम, ताकि आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें, आगे के टॉपिक्स हम पढ़ सकें. नेक्स्ट, नॉर्मली आपने 20 अकाउंटिंग वर्ड्स पढ़ लिए हैं. नॉर्मली इतने काफ़ी हैं. आज नए टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं. उनकी कल की मैंने आई थिंक पिक भी नहीं भेजी, आज पिक भी भेजेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. हम जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, उनके फ्यूचर में उनके यूजर्स कौन हैं, उन रिकॉर्ड्स को यूज कौन करते हैं, तो उनको पढ़ना है. तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके यूजर क्या है, तो उन यूजर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वो यूजर 2 टाइप के हो सकते हैं. नंबर फर्स्ट, एक तो होता है इंटरनल यूजर. एक होता है एक्सटर्नल यूजर. तो जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है. 2 टाइप के यूजर हो सकते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स. कौन से इंटरनल होते हैं, कौन एक्सटर्नल होते हैं, उन पे देखो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं. इंटरनल यूजर्स वे यूजर्स जो डायरेक्टली फर्म से कनेक्टेड होते हैं, यानी जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे, फर्म से, उन्हें कहते हैं इंटरनल यूजर. जैसे मैनेजर, ओनर, एम्प्लॉय, ये सारे एक्सेट्रा, ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड है, फर्म से. मैनेजर, ऑनर, एम्प्लॉय, वो इसके यूज करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, और वो कौन से यूजर हो जाएंगे, इंटरनल. जबकि एक्सटर्नल यूजर कौन हो जाएगा, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, एक्सेट्रा. ये एक्सटर्नल यूजर है. बात है ये यूजर्स यूज क्या करते हैं. अकाउंटिंग में आप जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी लेन देन है रिकॉर्ड करते हैं विथ वाउचर. उसके बाद उनको रिकॉर्ड करने के बाद आप उनसे जो कंप्लीट ईयर्स में काम हुआ उनका क्या निकालते हो, एक समरी निकालते हो कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इन सबको निकालते हो अकाउंटिंग करने के बाद. ये करने के बाद में जब वो चीज़ें निकालते हो तो उनका यूज कौन करता है, ये यूजर्स करते हैं. अब यूजर 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल. जो बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है वो तो इंटरनल, और जो इनडायरेक्ट कनेक्टेड है वो एक्सटर्नल. यानी इंटरनल वो है जिसके विदाउट उनके फर्म वर्क कर ही नहीं सकते, इंटरनल डायरेक्ट कनेक्टेड है. एक्सटर्नल जिनके विदाउट फर्म वर्क कर सकती है, लेकिन हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन वर्क कर सकते हैं. तो एक्सटर्नल यूजर्स. अभी यूज क्या करते हैं उसकी बात करते हैं. मैनेजर है, ओनर है, ये कंपनी के एक प्रकार से मालिक.
ऑनर तो मालिक है ही, मैनेजर भी मालिक हो सकता है, कई बार क्या होता है खुद मालिक ही मैनेजर बन जाता है, ये अलग भी हो सकता है। ये क्या होते हैं, टॉप लेवल में होते हैं बिजनेस के, टॉप लेवल में होते हैं तो यानी इनको बिजनेस के क्या बनाने होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन। और रूल और रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इनको ये देखना है कि हमारा इस ईयर प्रॉफिट क्या हुआ और नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा। जैसे आप नहीं टारगेट बनाते हो इस साल मेरे इतने परसेंटेज आए, नेक्स्ट साल मेरे इतने परसेंटेज, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मुझे करना है। तो आपको ये टारगेट कैसे पता चला, इस साल की मार्कशीट देख के आप नेक्स्ट साल की मार्कशीट के लिए क्या कर रहे हो, योजनाएं बना रहे हो। वैसे ही इस साल के डॉक्यूमेंट्स, इस साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से देख के वो नेक्स्ट ईयर की क्या बनाता है, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। एम्प्लॉय क्यों देखता है, एम्प्लॉइज ये देखता है कि उसकी जो सैलरी है वो टाइम से मिलेगी या नहीं मिलेगी, फर्म कैसी चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी, अच्छी है तो टाइम से सैलरी मिलेगी, खराब है तो हो सकता है टाइम से सैलरी नहीं मिले, तो वो क्या करेगा, अपना दूसरी जगह रोजगार ढूंढ लेगा। ऐसे तो इंटरनल यूजर्स ही। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर यानी बैंक। बैंक आपके पास, बैंक के पास आप गए कि साहब मुझे लोन चाहिए, बैंक कहेगा हाँ लोन दे देंगे, चलो हम आपका थोड़ा वेरिफिकेशन करवाएंगे, देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है, तो वो वेरिफिकेशन करेगा हमारा किसके अकॉर्डिंग, अकाउंट के अकॉर्डिंग, और फिर हमें लोन सेक्शन कर देगा। इन्वेस्टर वही पैसे लगाने वाले, क्रेडिटर उधार देने वाले, गवर्नमेंट टैक्स लेने वाली, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं और ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूज करते हैं ताकि अपना काम कर सके। जैसे बैंक लोन दे सके, इन्वेस्टर पैसा लगा सके, क्रेडिटर उधार हमें गुड्स दे सके, गवर्नमेंट हमसे टैक्स दे सके, और इन सब के लिए इनको क्या यूज करने होंगे, हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी। और ये कौन से यूजर होंगे, एक्सटर्नल। तो इस तरीके से यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोई पूछे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कितने होते हैं, तो दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। इंटरनल में कौन होते हैं, मैनेजर, ओनर, एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल में कौन होता है, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट, GOVT डॉट लगा है, गवर्नमेंट। ओके, ये है हमारे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनको आप लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सब फील्ड या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स या टाइप ऑफ अकाउंटिंग। देखो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट थ्योरी है और बात है वो बेस है, इसलिए हमें थ्योरी पढ़ना भी होगा। इस थ्योरी के बाद मजा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे कि चीज़ों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उनको लेंगे तब मजा आएगा। लेकिन उनको करने से पहले हमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं है अकाउंट थ्योरी, अकाउंट थ्योरी है ही नहीं, अकाउंट में थ्योरी इतना सा होता है, बाकी न्यूमेरिकल होता है सब कुछ, प्रैक्टिकल होता है सब कुछ। लेकिन स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा ना, चीज़ें क्या हो रही है। तो हम ये मान लो आज का दिन और पढ़ेंगे बस, नेक्स्ट डे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक आपका छोटा सा टेस्ट और होगा इस फर्स्ट चैप्टर का, जैसे हमारा एक रूल सा है कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका एक टेस्ट होगा। टेस्ट अब सिंपल होगा, कोई टेंशन नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन देंगे, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे बना देंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ या नन ऑफ अबोव, कोई नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, बोथ। एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। ऐसे बोल देंगे कि फ्लोइंग इंफॉर्मेशन में से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है, आपको कई नाम देंगे जिसमें से एक इंटरनल होगा, तो उसको टिक हो जाएगा कि ये एक्सटर्नल नहीं है, बाकी सारे एक्सटर्नल के होंगे, एक इंटरनल का हो जाएगा। कोई भी दे देंगे कि डिस्काउंट कितने टाइप्स का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ या नन ऑफ अबोव, तो बहुत ट्रेड भी होता है, कैश में डिस्काउंट होता है। या पैसा रिसीव करने से जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है, तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कोई भी नहीं दिया जाता, तो उस पर कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट रिसीव करने के लिए। ओके, ऐसे हम कुछ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे जो हमने पढ़ाया और चेक करेंगे आप कितना समझाने के बाद उसको कितना अच्छा सोचते हो। देखो एक चीज जब समझाई जाती है वो बहुत लिमिट में समझाई जाती है, उसके बाद स्टूडेंट उसको सोचता है, सोचने के बाद उसको वो देखता है कि ये चीज ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और माइंड में उसके बाद क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन अपने टीचर से पूछना चाहिए ताकि क्वेश्चन के वो क्वेश्चन आंसर जैसे ही टीचर उसको देगा उसके वो चीज एकदम क्लियर हो जाए। टीचर इतना सा पढ़ाएगा, आपको इतना सोचना है और फिर क्वेश्चन इतना समझना है टीचर से,
ये याद रखना आपने। नेक्स्ट लिखो सब फील्ड या टाइप ऑफ अकाउंटिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब फील्ड या टाइप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के खुद के टाइप्स भी हैं, कई फील्ड हैं उसके अलग अलग। जैसे नॉर्मली हम तो एक ही फील्ड देखते हैं, फाइनेंशियली अकाउंटिंग। फाइनेंशियली अकाउंटिंग ही हम देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफ़ी सी इसकी फील्ड हैं, उनकी आज हम चर्चाएं कर लेते हैं। उन नाम्स को लिख लेंगे, उनके बारे में मैं समझा दूंगा और आज सारी पिक्स भेज दूंगा जो कल भी करवाई थी और जो आज भी करवा रहा हूँ। और उन सारी पिक्स को आप अपने राइट डाउन कर लेना नोट्स की कॉपी में। तो सब फील्ड में फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट फील्ड का नाम है फाइनेंशियली अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियली अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, फाइनेंशियली अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि फर्म ने क्या प्रॉफिट या क्या लॉस करंट ईयर में अर्न किया, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसके अंतर्गत आता है? फाइनेंशियली अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत ये पता लगाया जाता है कि किसी फर्म ने क्या प्रॉफिट या लॉस अर्न किया। यानी फाइनेंशियली अकाउंटिंग क्या है? द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू बी रिकॉर्डेड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मेन पर्पस क्या है? जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनको क्या करना? रिकॉर्ड करना इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक तरीके से। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अकाउंटिंग की करने की, उस सिस्टमेटिक तरीके से to ascertain the profit of loss of a certain period and present to financial position। और एक निश्चित टाइम के बाद प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन देना और फाइनेंशियली पोजीशन बताना। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत क्या आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, और सिस्टमेटिक तरीके से उनको रिकॉर्ड करने के बाद उनके से हमें रिजल्ट लिए जाते हैं। रिजल्ट क्या लिया जाता है कि प्रॉफिट या लॉस क्या है, पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, वो रिजल्ट लिए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो कोई पूछे प्रॉफिट या लॉस है, आपकी पोजीशन है, परफॉर्मेंस है बिजनेस की, ये किस अकाउंटिंग के अंदर पता चलता है? अकाउंट में है ये सारी चीजें, लेकिन अगला बोले किस अकाउंटिंग फील्ड में पता चलता है, तो उसका नाम है फाइनेंशियली अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन होती है, उसी के अंदर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसी के अंदर परफॉर्मेंस पोजीशन का पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रीवियस ईयर में मैंने बताया था कई बड़ी बड़ी फर्म है वो फिनिश हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को क्या नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती, कैलकुलेट नहीं कर पाती। तो ये सब चीजें वो नहीं कर पाती, इसलिए एक अकाउंटिंग का एक फील्ड और बना कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हमारा फर्म किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करता है तो हमें क्या होना चाहिए? उसका कॉस्ट पता होना चाहिए। अब कॉस्ट पता होना चाहिए क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाया है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है ताकि उसमें हम अपना प्रॉफिट प्लस करके सेल कर दें। तो उस कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग करना होता है। ठीक है ना? तो किसी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए जो सारी अकाउंटिंग चलती है वो किसके अंतर्गत आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। वो फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो प्रॉफिट लॉस पोजीशन जानना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जबकि कॉस्ट जानना कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है? द कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस रिड्यूस बाय ए बिजनेस। टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। तो किसी प्रोडक्शन का आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है या टोटल कॉस्ट निकालनी है तो कौन सी अकाउंटिंग के थ्रू होगा? वो कॉस्ट अकाउंटिंग। वो कौन सी अकाउंटिंग कहलाएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब है टॉप लेवल के जो बिजनेस के ऑनर हैं या बिजनेस के जो डायरेक्टर हैं
उनको कहते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका क्या पर्पस है, तो मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे एज टू असेस एंड मैनेजमेंट टू प्लानिंग एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। वो जो भी प्लानिंग करते हैं या कंट्रोल करने के लिए उनको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उनकी अकाउंटिंग करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चाहिए कि हाँ भाई इस चीज की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अकाउंट्स बनेंगे। तो उनको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस हुई है वो सारी किसके अंडर आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। किसके अंडर आएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी बिजनेस को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं उनके लिए जो भी अकाउंट्स किए जाते हैं उन्हें कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है, ये एक प्रकार का अलग से एक इन्होंने क्या करेंगे, हर एक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है अलग से एक पूरा का पूरा विभाग होता है जो टैक्स अकाउंटिंग करती है। टैक्स अकाउंटिंग का मतलब है इस साल हमें कितना टैक्स देना है, कहीं हम ज्यादा तो नहीं दे रहे टैक्स, तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं कितनी हमें रिबेट मिल सकती है, किस तरीके से हम थोड़ा बहुत टैक्स बचा सकते हैं, कहाँ कितना टैक्स देना है, कितना दे दिया, उन सब की अकाउंटिंग एक चीज होती है, उसे कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग। ताकि हम ज्यादा टैक्स नहीं दें, क्योंकि ज्यादा टैक्स देने से क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा, और कम टैक्स देंगे तो हम पे हो सकता है कार्रवाई हो जाएगी, गवर्नमेंट आएगी और कहेगी नहीं आपके अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग तो आपको इतना टैक्स देना था, आपने तो टैक्स दिया ही नहीं। तो अब वो टैक्स डिपार्टमेंट क्या होगा, सारा फोकस यही होगा कि हमने एकदम एक्चुअल टैक्स देना है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है, और कुछ ना कुछ फर्म को क्या करना है, प्रॉफिट करके ही देना है। तो एकदम रियल कंडीशंस जो है वो निकालने के लिए अलग से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही होता है, उसे कहते हैं। और वो डिपार्टमेंट जिसका वर्क करता है वो किसका करता है, टैक्स अकाउंटिंग का। जैसे सीए होते हैं, इनका पूरा पूरा डिपार्टमेंट होता है। लोग अकाउंटिंग तो और ही करते हैं, वो तो कैलकुलेशन कर देते हैं टैक्स की, आपको टैक्स कितना पे करना है, कैसे बचाना है, कैसे कहाँ लगाना है, उन सब के बारे में। ओके, तो वो होता है टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, लास्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई बोले अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है उसमें न्यू जो फील्ड है, नई जो सबसे नई फील्ड है वो क्या है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। याद रखना इस चीज को, अगर अकाउंटिंग में जो फील्ड्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसमें जो न्यू फील्ड आई है, नई फील्ड जो अभी लेटेस्ट ऐड हुई है वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, तो याद रखो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्यों है बिजनेस में। तो ये बताओ बिजनेस में जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए, वो कहाँ से आए, समाज से। आप अपना जो गुड्स सेल करोगे वो कहाँ करोगे, समाज से। यानी चीज आई भी समाज से है और जाएगी भी समाज में, और आप प्रॉफिट कमाओगे। तो क्या आपका समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। जिससे हमने कमाया है उसके प्रति तो हमारा दायित्व बनता ही है। जैसे हम नहीं कहते हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, हमारे उनके प्रति दायित्व है। जैसे हमारे बिजनेस को चलाने वाला कौन है, समाज है, तो समाज के प्रति हमारा दायित्व बनता है। तो एक नया अकाउंटिंग चला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए ताकि एम्प्लॉयज खुश रहें। तो क्या क्या बेनिफिट्स उनको होंगे, क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाने चाहिए, जैसे पीएफ कटना, उनको डब्ल्यूसी वर्किंग कंपनसेशन फंड काटना, और उनको टाइम टू टाइम किसी प्रकार का, जैसे उनको ये कहते हैं कि हाँ भाई आपके अगर इतने बच्चे हैं तो उनकी फीस हम दे देंगे, या इतना % फीस हम दे देंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। और क्या कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है कि हाँ भाई वो पार्क है उसको हम ले रहे हैं, उस पार्क का डेवलप करेंगे हम, क्योंकि हमारी फैक्ट्री लगती है, उससे क्या होता है पोल्यूशन होता है, तो हम उस पोल्यूशन को जितना हमने पोल्यूशन किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम
क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लियर भी करने की कोशिश करते हैं, तो एक पार्क वो ले लेते हैं, उस पार्क को डेवलप करते हैं, तो भाई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर रहा है, भाई उसने अपने वर्क के लिए उसको करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है फैक्ट्री नहीं लगाएगा, फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, लेकिन पोल्यूशन तो होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पोल्यूशन तो उसको करना पड़ेगा क्योंकि प्रोटेक्शन करना है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्यों ना वो प्लांट भी लगाए। तो वो कहेगा देखो मैंने माना कि मैंने किया है पोल्यूशन, मुझे प्रोटेक्शन करना है, लेकिन मैंने प्लांट्स भी लगाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट भी किया, ठीक है। तो ऐसे हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग होती है, क्योंकि आजकल रूल्स हो गए कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया, आपने सोशल के लिए, समाज के लिए क्या किया, आपके सोशल वर्क क्या है, तो उसके लिए अलग से हमने जो सोशल वर्क किए हैं उनकी एक अकाउंटिंग होती है। और इन फ्यूचर कभी भी कोई मांगेगा तो हम दिखा देंगे, क्योंकि आजकल कई से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कभी भी नारेबाजी कर देते हैं कि ये तो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बिजनेस तो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको बंद करो और करो। उस समय ये अकाउंटिंग हमको बहुत मदद करती है। क्यों? वो कहेंगे देखो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट की है, सिर्फ हम हमारे फायदे की नहीं सोचते, समाज की भी सोचते। तो ऐसे अकाउंटिंग फील्ड्स जो है वो 5 टाइप में हो गई, 5 टाइप्स में डिवाइड हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, नॉर्मली तो यही होती है क्योंकि परफॉर्मेंस पोजीशन यही होता था। न्यू कौन सी ऐड हुई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्रोडक्शन करते हैं, हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो मेन क्या हो जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग। टैक्स और मैनेजमेंट चाहिएगा ये टॉप लेवल को, तो टॉप लेवल को क्या करना है, कंट्रोल करना है, टॉप लेवल को क्या देना है, टैक्स देना है। एक प्रकार से सभी अकाउंटिंग फील्ड्स हमारे लिए नेसेसरी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा डिवाइड किया कि कौन सी मोर इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मोर इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं आई है और आजकल चलता है और वो भी करना है। बात है 5 अकाउंटिंग चलेंगी बिजनेस में, लेकिन कौन सी किस बिजनेस में सबसे मैन होगी वो उस पर चर्चा करें। तो ये है आपकी सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो लगभग हमने चैप्टर ये मानो फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने मीन्स पढ़ ली, अकाउंटिंग मीन्स। अब मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपको अपनी कॉपी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लिख देने हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम आपसे अगर कॉपी मंगाते तो आपके कॉपी में वो टॉपिक होने चाहिए, आपकी कॉपी में वो टॉपिक होने चाहिए। अब वो कौन कौन से टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ। एक तो मीन ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ आना चाहिए आपकी कॉपी में। फिर मीन ऑफ अकाउंटिंग के बाद में प्रोसेस बताया था वो लिखा हुआ होना चाहिए। उस प्रोसेस के बाद एक हमने सर्कल करके एक डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होने चाहिए, हमने लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए। अकाउंटिंग वर्ड्स लिखाए हैं काफ़ी सारे, हमने लगभग 20 अकाउंटिंग वर्ड्स लिखाए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक बार 20 से काम चल जाएगा। जैसे जैसे हमें नहीं चाहिए हम नए नए पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, कम से कम 20 होने चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, आज ही पढ़ा है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इनकी पिक्स भेज दूंगा, इनमें क्या लिखना है वो देख लेना, वैसे लिख लेना आप भी। और एक हमने पढ़ा है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और हमारे यूजर्स पढ़े हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने अकाउंटिंग फील्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद में एक आती है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मैं उसको क्या करूँगा, उसकी पिक तो आपको सेंड कर दूँगा, आप उसको राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स की कॉपी में, और नोट्स की कॉपी में राइट डाउन करने के बाद उसका डिस्कशन कर देंगे, तो आपके पास वो भी हो जाएगा। तो मंडे तक सबकी कॉपी में अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट के क्या हो जाने चाहिए, नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अकाउंटिंग चैप्टर के नोट्स क्या हो जाने चाहिए, कंप्लीट। और हम वो अकाउंटिंग नोट्स ही मंगवाएंगे आपसे चेक करने के लिए। एक सेकंड, तो वो हम अकाउंटिंग वर्ड्स जब आपसे कॉपी मंगाए तो आप वो नोट्स की कॉपी हमें स्कूल में प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग होगा क्या, और उसकी डिस्कशन भी करते हैं। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, वो विशेषताएं जो सिर्फ गुण, मैंने एक बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बतानी है वो सिर्फ पॉजिटिव बतानी है, क्योंकि नाम में आंसर है
क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी विशेषता होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कौन कौन सी क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है, उनमें इंपॉर्टेंट ओनली 4 हैं, सिर्फ 4 हैं। उसमें एक तो है रिलायबिलिटी, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबिलिटी के रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, विश्वास के योग्य होनी चाहिए। कैसे होगा? किसी भी इंफॉर्मेशन पे आपको बिलीव कैसे होगा ये बताओ, कोई भी बताओ ऑन हो गए, कोई ट्रांजेक्शन हुआ उस पर बिलीव कैसे होगा कि ये हुआ है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने एसी खरीदा है 35,000 को, कैसे बिलीव करोगे कि खरीदा है? कोई बताए, कौन आगे बताए कि मैंने कोई चीज परचेज किया, आपको बिलीव कैसे होगा कि मैंने वो किया? वाउचर के थ्रू। बिल्कुल, किसके थ्रू? वाउचर के थ्रू। तो जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें रिलायबिलिटी जो है वो कंडीशन अप्लाई होने के लिए आपके हर ट्रांजैक्शन के आपके पास क्या होना चाहिए? वाउचर्स होना चाहिए, वो वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड होंगे तो वो रिलायबल होंगे, तो आपकी एक जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी चीज़ है तो वो रिलायबल है। जैसे मैं कहता हूँ, आप कहते हो आज तो सर मुझे घर जाना है, जल्दी काम है, बिल्कुल चले जाओ। मैं कैसे विश्वास करूँ घर पे काम है? आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन पापा या मम्मा के साइन है, आप इस नंबर पे कॉल करो, देखना वो उठाएंगे और आपको बोलेंगे। जैसे मैं कॉल करता हूँ वो कहते हैं हाँ जी मैंने साइन किया, एकदम प्रूफ है, रिलायबल है, विश्वास है। वैसे ही इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें फर्स्ट होती है रिलायबल। तो रिलायबल कैसे होगा? जब वाउचर्स होंगे। एक इसके अंदर आता है अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी का मतलब है, अंडरस्टेबिलिटी का मतलब है उसको समझने योग्य होनी चाहिए। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि उसको कोई भी आसानी से समझ सके। अब समझने के लिए क्या होना चाहिए? रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। किसी भी चीज के रूल एंड रेगुलेशन है तो वो समझने योग्य है। जैसे हमारी स्कूल की ड्रेस क्या है, तो अगर रूल्स है तो सब एक जैसी ड्रेस पहने हुए हैं, कोई भी देख के बता देगा हाँ इनकी ये तो पैंट है का रंग है कलर, ये शर्ट का कलर है, ये टाई का कलर है, ये बेल्ट का कलर, क्योंकि आराम से पता चलेगा, क्योंकि वो समझने योग्य है। लेकिन अगर सभी अपन अलग अलग पहने आएंगे तो कोई बता सकता है क्या ड्रेस है? कोई नहीं बता सकता। तो अंडरस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो अकाउंटिंग में अंडरस्टेबिलिटी कब आएगी? अंडरस्टेबिलिटी आएगी जब आप अकाउंटिंग करोगे तो उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप अप्लाई करते हो वो हमेशा क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे होंगे तो अगला आराम से उनको क्या करेगा? समझ पाएगा। हमेशा अलग अलग नियमों से कोई चीज को करोगे तो अगला समझ ही नहीं पाएगा। रोज नई नई ड्रेस पहनते तो समझ पाएगा कि आपकी कौन सी स्कूल ड्रेस है? नहीं। डेली एक ही पहन के जाते हैं, एक जैसी है, तो हो सकता है कोई कहे कि आपकी स्कूल ड्रेस है क्या? बोला हाँ जी मेरी स्कूल ड्रेस है। ऐसा तो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। आपको जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो वो हर साल क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, ताकि उसमें अंडरस्टैंडिंग है। एक इसमें आएगा कंपेरेबिलिटी। एक ये क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होना, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी, किसी भी चीज के लिए वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है, क्या होना चाहिए? उसके लिए कंपेयर होना चाहिए। मेरे पास ये पेन है, ये अच्छा है या बुरा है कभी नहीं पता चल सकता, लेकिन इसके साथ एक पेन और है तब पता चल सकता है। अगर ये अच्छा चलेगा तो मैं कहूँगा ये बेस्ट है, ये थोड़ा हल्का चल रहा है, लेकिन ये हल्का चलेगा, ये अच्छा चलेगा, तब मैं कह सकता हूँ ये अच्छा। लेकिन एक ही पेन है तो क्या अच्छा क्या बुरा? तो कंपेरेबिलिटी का, किसी में बिना कंपेरेबिलिटी के हम बता सकते हैं कोई चीज अच्छी है बुरी है? कभी नहीं बता सकते। तो कंपेयर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूँ, एक लड़का दौड़ रहा है और हम कहे देखो कितना तेज दौड़ता है, क्या पता तेज दौड़ता है, दूसरा उसके साथ दौड़े और फिर वो उससे आगे निकल जाए, जब हम कहेंगे तेज दौड़ता है। हो सकता है दूसरा उससे तेज दौड़ता है, तो वो कैसे तेज हुआ? तो कंपेरेबिलिटी का भी क्या होना चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कंपेयर होना चाहिए, ईयर टू ईयर कंपेयर होगा तो आसानी से आप चीजों को समझ पाओगे। एक होता है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। रिलेवेंस में क्या होता है कि रिलेवेंस का अंतर्गत आप जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको एविडेंस के साथ और नियमों से लिखते जाते हो और एक दूसरे से क्या करते जाते हो? जोड़ते जाते हो। जैसे मशीन और परचेज की तो उसी में प्लस करते गए, तो उसके अंदर क्या करते जाते हो? रिलेवेंस, प्रासंगिकता लाते जाते हो। तो ऐसे क्वालिटी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स 4 होती हैं, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। इसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, आप उनको वहां से लिख लेना। इस तरीके से हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आज हम रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ तक कोई डाउट आए तो पूछ लेना, मैं क्वेश्चन आपको टॉपिक्स है वो भेज दूंगा नोट्स मैंने लिख रखे हैं, उनको मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा और आपको सेंड आप उसके अकॉर्डिंग इस चीज को करिए, ठीक है ना। तो इस सब फ्रेंड्स और सब के बारे में आज मैं आपको सेंड करूंगा। बाय द वे मुझसे नहीं हो पाएगा भूल जाता हूँ, तो कोई भी आप में से ही बच्चा अपने ग्रुप में से मेरा नंबर उठा लेना जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज भेज देना, सर वो नोट सेंड कर देना, ताकि आप 3 या 4 दिन में अपने नोट्स कर लोगे। जो पहले के नोट्स हैं वो या तो ग्रुप में होंगे और नहीं है तो आपस में एक दूसरे से लेके उनको कंप्लीट करो। मंडे तक मुझे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स सबके नोट की कॉपी में चाहिए। मैं कभी भी कह दूंगा कि हाँ मुझे लाके दो, जैसे अमीशा है, कृष्णा है, कृष्णा एक बार बोला ना, कृष्णा। यस सर। अच्छा, आगे क्या है कृष्णा? राणा सर। कृष्णा, अमीशा, पलक जोशी, श्रुति जगनानी, 5-6 बच्चे हैं हमारे साथ आज करेंगे, वो सब सोनी जी, ये सब अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, और कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं कभी भी। आज ये सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे कल के और आज के, मैं प्लीज भेज बाय द वे नहीं भेज पाऊँ तो याद रखना मुझे कैसे मिलता, मैं भी भेज दूंगा वैसे नो डाउट, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे एक बार भेज देना, मुझे रिमाइंडमेंट मिलता है। ओके स्टूडेंट।